बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने जो है वो S1 के अंदर सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी किया था, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किया था, स्टैटिस्टिक्स कर लिया, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वो एक छोटा सा टॉपिक है जो रिसेंटली ऐड हुआ है, एक क्लास का टॉपिक है ये। ठीक है। मेन हमारे पास जो S1 का टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना है। ठीक है। 2-3 क्लासें मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ले रहा हूँ जिसमें मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग को जो है अभी आप लोग का फोकस होना चाहिए P1 के ऊपर। हम लोग ने P1 का पूरा सिलेबस कर लिया, हम लोग ने ईयरली पासवर्ड भी सॉल्व कर लिए 3-4। आप लोगों को अभी जो है वो P1 के ईयरली सॉल्व करने हैं सिर्फ, और जो क्वेरीज हो रही हैं वो आप लोग को मुझसे पूछनी है। अभी आप लोग का मेन फोकस जो है वो 2 मई तक P1 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। चलें भाई, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। बायनॉमियल और नॉर्मल में बेटा फर्क क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास होल नंबर्स की बात होती थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो डेटा होगा वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारे पास जो है वो डेसिमल में भी नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, हमारे पास जो डेटा होगा वो लार्ज होगा, मतलब बड़े नंबर्स की बात हो रही होगी यहाँ पे। और फिर मेन चीज जो है वो इसमें है मीन और वेरिएंस। अच्छा, आप लोग को याद होगा बच्चों, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किस तरह लिखते थे, एक्स इज बायनॉमियली रिप्रेजेंटेड एज एन पी। ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर था। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बच्चों, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज मीन एंड वेरिएंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन होता है और वेरिएंस होता है। ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। क्या क्या कंडीशंस हैं भाई? पहली कंडीशन हमारे पास है, देयर शुड बी 2 पॉसिबल आउटकम्स। 2 पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है बच्चों, या तो सक्सेस की बात होगी या तो फेलियर की बात होगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डेटा मस्ट बी कंटिन्यूस। मतलब सिर्फ होल नंबर्स की बात नहीं हो रही होगी, डेसिमल नंबर्स की भी बात हो रही होगी। डेटा मस्ट बी कंटिन्यूस। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एन पी शुड बी ग्रेटर देन 5 और एन क्यू शुड बी ग्रेटर देन 5। एन पी और एन क्यू बेटा 5 से बड़े होने चाहिए। ये हमारी तीसरी कंडीशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। थोड़ी आगे बातें करते हैं। अच्छा बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता क्या है, हमारे पास जो सवाल दिया होता है ना, जो क्वेश्चन होता है, उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई होती है। एक्स की वैल्यू को हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं और उससे हम लोग निकालते हैं जी वैल्यू। एक्स से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग निकालते हैं एक्स से जी वैल्यू।
और जी वैल्यू का एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं जी टेबल। उस जी टेबल में देखिए हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एक्स सवाल में दिया हुआ होता है, एक्स से हम निकालते हैं जी वैल्यू, जी वैल्यू से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब जी वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। जी वैल्यू निकालने का क्या है बच्चों, जी वैल्यू निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। जी वैल्यू का क्या फॉर्मूला है बच्चों, एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अब बच्चों हो क्या रहा होता है, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है ना, वो एक बेल कर्व होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है हमारे पास एक बेल कर्व। ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले एक जी टेबल दिखाता हूँ। ये हमारे पास बच्चों जी टेबल है, जिसमें यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास जी वैल्यूज लिखी हुई है, और ये जो अंदर जो डेटा है ये है प्रोबेबिलिटी। तो एक्स से हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे हमारे पास जी वैल्यू आएगी। जी वैल्यू को हम यहाँ पे देख के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग एक बात नोट करें, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 से शुरू हो रही है और 0.9986 मतलब 1 पे आके खत्म हो रही है। 0.5 से शुरू होके 1 पे खत्म हो रही है। ठीक है। और हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए ना वो लेस देन के दिए हुए हैं। जी टेबल में बच्चों जो भी आंसर्स होते हैं ना वो लेस देन के होते हैं। ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमारे पास आंसर्स लेस देन के, और टेबल जो है वो 0.5 से शुरू हो रहा है और 1 पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास बेल कर्व बना हुआ है ना, इस बेल कर्व के नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, हमें क्या पता है बच्चों कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी अंदर कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। मतलब इस पूरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब जो हमारे पास टेबल बना हुआ है वो 0.5 से 1 का बना हुआ है, मतलब मेरे पास ये वाला डेटा तो अवेलेबल है। ठीक है, जी टेबल के अंदर। लेकिन ये जो पीछे वाला डेटा है ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी इसकी लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हर वैल्यू निकाली, हर जी टेबल की उसने वैल्यू बता दी कि 0.5 से लेकर 1 तक जो प्रोबेबिलिटीज आ रही होंगी वो कौन सी जी वैल्यू पे आ रही होंगी। फिर उसने क्या बोला, जो साइंटिस्ट था, कि भाई जब मुझे यहाँ की वैल्यूज पता है और ये सिमेट्रिकल कर्व है, तो यहाँ की वैल्यूज हम लोग खुद से निकाल लेंगे। हमारे पास लेस देन की वैल्यूज आ रही है, हम लोग पीछे वाली वैल्यूज जो है वो खुद से निकाल लेंगे। ठीक है। अब किस तरह निकालेंगे आप लोग ये देखें। सबसे पहले उसने क्या बोला है साइंटिस्ट ने हमारे, कि अगर हमारे पास सवाल है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि z इज लेस देन a। अब ये a जो है ये पॉजिटिव नंबर है, यहां बीच में जो है वो z वैल्यू होती है 0, यहां पर हमारी z वैल्यू होती है 0। अब अगर पॉजिटिव है इसका मतलब a आगे होगा, समझो a इधर है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जी टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लेस देन की दी हुई हैं।
तो हमारे पास ये वाला डेटा आ जाएगा। तो z इज लेस देन ई का क्या मतलब है, जो आंसर जी टेबल में आएगा वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, जो आंसर जी टेबल में आएगा वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फाइ, इसको हम रीड करते हैं बच्चों फाइ। ठीक है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आप एज इट इज लिख देंगे। अब एक चीज है कि अगर हमारे पास सवाल आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि z इज ग्रेटर देन ए। अच्छा बच्चों, ए ये रहा, साइंटिस्ट ने क्या बताया कि मैंने जो आंसर्स दिए वो लेस देन के दिए, मतलब आपके पास जो सी टेबल में आंसर आ रहा होगा वो इसका आ रहा होगा। अगर मुझे ग्रेटर देन ए निकालना है, अगर मुझे बच्चों ये वाली जगह निकालनी है, तो ये कैसे आएगी? वेरी गुड, इस लेस देन में से वन को इस लेस देन में से माइनस कर लेंगे। टोटल वन होता है, हमारे पास जो जी टेबल में आंसर आएगा वो इसके पीछे का आएगा। तो जब मैं टोटल में से ये पीछे वाला हिस्सा माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आगे वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ग्रेटर देन ए में क्या होगा, 1 - 5। ठीक है, ये आपको इस तरह याद होगा। लेस देन में क्या होगा, दो आंसर आएगा जी टेबल में, वो एज इट इज लिख देंगे 5। ग्रेटर देन में क्या होगा, 1 - 5। ठीक है, अब हमें पता है ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन माइनस है। अगर आपका आंसर है माइनस है, अगर बच्चों ए यहाँ है तो माइनस है यहाँ होगा, जीरो के पीछे होगा नेगेटिव, यहाँ आ रहा है माइनस है। अब आपसे पूछा हुआ है लेस देन माइनस है, लेस देन माइनस है ये वाली जगह है बच्चा, लेस देन माइनस है ये वाली जगह है। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला, मैं आपको ये माइनस वाली वैल्यूज नहीं बता रहा, आप लोगों को क्या दिमाग लगाना है कि माइनस ए और ये ए से आगे और ये माइनस ए से पीछे ये सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है। तो ए से आगे और माइनस ए से पीछे अगर सेम होगा, तो z इज ग्रेटर देन ए कितना आया था, z इज ग्रेटर देन ए आया था 1 - 5। तो z इज लेस देन माइनस ए भी कितना आएगा, z इज लेस देन माइनस ए भी कितना आएगा बच्चों, 1 - 5 आएगा। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। माइनस ए से पीछे और ए से आगे सेम होगा, तो इन दोनों का आंसर भी क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। और अगर सवाल है चौथा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन माइनस ए, मतलब माइनस ए से ग्रेटर ये वाली जगह, बेटा माइनस ए से ग्रेटर और ए से लेस देन वाली जगह ये दोनों क्या होंगी बच्चों, ये भी सेम होंगी। z इज लेस देन ए और z इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये दोनों भी क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। तो z इज लेस देन ए क्या है, 5। तो z इज ग्रेटर देन माइनस ए भी क्या होगा बच्चों, ये भी 5 होगा। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए। बेटा ये अभी जो है ना डॉट्स आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप लोगों को इंशाल्लाह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हमने सीखा क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू सवाल में दी हुई होगी, उससे हम जी वैल्यू निकालेंगे, जी वैल्यू से प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हमारा आंसर होगा। जी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये रहा, इससे जी वैल्यू आएगी, जी वैल्यू को लेके हम जी टेबल में जाएंगे, वो मैं भी आप लोगों को रीड करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर लेस देन पॉजिटिव नंबर होगा तो वही आंसर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो वन से माइनस करना पड़ेगा, लेस देन माइनस होगा तो भी वन से माइनस करना पड़ेगा, ग्रेटर देन माइनस होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये बात सीखी है। अब हम लोग इसकी एक करते हैं एग्जाम्पल। मैं आपके पास एक सवाल लिखता हूँ, फिर हम लोग ये सॉल्व करते हैं।
अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक सवाल बन गया। ठीक है, ये हमें 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट मैं आप लोग के लिए इधर ही कर रहा हूँ। तो सवाल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 107 बताएं। एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज 125। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? पैरामीटर में क्या होंगे? पहली चीज मीन होगी, दूसरी चीज वेरिएंस होगी। मतलब 100 आपका मीन है और 25 आपका वेरिएंस है। आपसे मांगा है पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 107। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों? एक्स से हम जाएंगे जी वैल्यू पे। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन एक्स, कितना दिया हुआ है 107। फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। एक्स आ गया 107, माइनस मीन कितना होगा? मीन हमें सवाल में दिया हुआ है 100। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर रूट वेरियंस, मतलब हम लोग करेंगे अंडर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो z इज लेस देन 107 माइनस 100 होता है 7, अंडर रूट 25 होता है 5। 7/5 इज 1.4। z इज लेस देन 1.4 आ गया। अब आप लोग देखें 1.4 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं एक बेल कर बनाऊं ऐसे ही रैंडमली, आप लोग भी साइड में बना लेना। बीच में वैल्यू होगी 0, हमारी वैल्यू आ रही है 1.4 और लेस देन, मतलब हमसे ये वाला डेटा मांगा है। अब हमारे पास जो जी टेबल है वो लेस देन का आंसर बताता है। लेस देन में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 1.4। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि जो मेरी जी टेबल पे वैल्यू आ रही होगी वही मेरा आंसर होगा। अब हम लोग वैल्यू चेक करते हैं। ये हमारा जी टेबल है। सबसे पहला नंबर जो है वो हम लोग यहाँ से उठा रहे होंगे। हमारा आंसर क्या आया था? 1.4। 1.4 ये रहा। 1.4 के बाद क्या होगा बच्चों? अगला डेसिमल जीरो होगा। तो यहां से आप जीरो ले लो। 1.40 में आंसर क्या आ रहा है? 0.9192। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा 0.9192। ये हमारा आंसर आ गया। बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लें चैट बॉक्स में। यहाँ मैं बना भी देता हूँ। जी टेबल कुछ इस तरह होता है। 1.4 यहाँ से लिया, जीरो यहाँ से लिया, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0.9192। तो हमने उठा के यहाँ पे आंसर लिख दिया। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? बेटा देखो, सवाल में यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है ना। हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आता है। तो वेरिएंस क्या होता है? अंडर रूट स्टैंडर्ड। ओ, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, इसको अंडर रूट कर दिया ताकि जो आंसर है वो स्टैंडर्ड डिवीजन का आ जाए। ठीक है, पार्ट 2 भी मैं यही कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 106.5। तो z इज लेस देन x माइनस मीन विच इज 100 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन विच इज अंडर रूट 25। तो z इज लेस देन 6.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 होगा 5। 6.5 डिवाइड बाय 5 कितना होता है बच्चों? ये होगा 1.3। पॉजिटिव आंसर आ रहा है और लेस देन की बात हो रही है। तो 1.3 यहाँ आ रहा होगा। 1.3 से पीछे हमारा आंसर आ जाएगा जी टेबल से देखे। तो लेस देन में क्या होता है बच्चों? लेस देन में होता है 5। 1.3। अब जी टेबल पे जाएंगे। 1.3 के बाद अगला डेसिमल क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। तो 1.3 यहाँ से देगा और जीरो यहाँ से देगा। 1.30 पे क्या आ रहा है? 0.9032। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? जब पार्ट 3 क्या दिया हुआ है अब? एक्स इज लेस देन 96.74। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। एक्स से हम जाएंगे जी पे। जेड इज लेस देन एक्स माइनस मीन विच इज 100 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन विच विल बी अंडर रूट ऑफ वेरियंस। बेटा जरा मुझे आंसर बताएं। 96.74 माइनस 100 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25, आंसर कितना आ रहा है? हमेशा बेटा आंसर हम लोग 3 डेसिमल में लिखेंगे। जेड इज लेस देन, मुझे जरा 3 डेसिमल में आंसर बता दें। -0.652। जेड इज लेस देन -0.652 आ गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं बेल कर्व बनाता हूँ, य- यहाँ पे बीच में जीरो होता है, -0.65 यहाँ आ रहा होगा। अब माइनस की तो हमारे पास वैल्यू होती नहीं है, मतलब ये जो आंसर है इससे लेस देन, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इसका। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होंगी। तो ग्रेटर देन में क्या आ रहा होता है? ग्रेटर देन में आ रहा होता है 1-5। अब लेस देन में अगर माइनस आंसर आया है, इसका मतलब ग्रेटर देन की बात हो रही है। और ग्रेटर देन में क्या होता है? 1-5 होता है। या आप बोलेंगे लेस देन माइनस क्या होता है? 1-5। तो हम क्या कर लेंगे? 1-5 0.652। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग जी टेबल में से देख लेंगे। अब बेटा अब आप लोग असल जी टेबल पढ़ना सीखेंगे। हमारा आंसर क्या आया था? 0.652। तो 0.6 ये रहा और 5 ये रहा। 0.65 पे क्या आ रहा है? 7422। इसको सबसे पहले आप लोग सर्कल कर लोगे। और यहाँ पे देखो थर्ड डेसिमल के साथ लिखा हुआ है ऐड। तो टू पे क्या आ रहा है? टू पे आ रहा है 7। मतलब इस 7 को 7422 में ऐड कर लोगे। तो 7422 प्लस 7 इज 7429। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे बच्चों? 1-0.7429। माइनस करके मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है। यहाँ पे 0.6 था, यहाँ पे 5 था। तो ये आंसर आया 0.7422। और उसके बाद वाले टू पे यहाँ 7 था। तो इन दोनों को जो है वो आपस में हम लोग ने प्लस कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इनको माइनस करके फाइनल आंसर क्या आ गया? 0.2571। ऐसा बेटा आपका आंसर गलत आ रहा है, आप चेक कर लें जरा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 0.2571। ठीक है। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल है? आप लोग देखें, आपके पास जो S1 की बुक है, जो मैंने PDF भेजी थी, उसमें पेज नंबर 5 या 6 पे जो है वो आपके पास जी टेबल बना हुआ होगा। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ये दो सवाल जरा ट्राई करें। पार्ट 4 और पार्ट 5 ट्राई करें।
बेटा ये पार्ट 4 और पार्ट 5 ट्राई करें। अच्छा बच्चों, आप लोग के आंसर्स आ गए चैट बॉक्स में, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे आप लोग के आंसर सही हैं या नहीं है। पार्ट 4 है, एक्स इज ग्रेटर देन 104.35। तो z इज ग्रेटर देन 104.35 माइनस मीन विच इज 100 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज √25। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा था? 0.87। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास जो जी टेबल है उसमें लेस देन की प्रोबेबिलिटी आती है, तो ग्रेटर देन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1 - 5। 1 - 5 0.87। अब 0.87 पे चेक कर लें क्या वैल्यू आ रही है। 0.8 ये रहा, 7 ये रहा। 0.87 बार है 0.8078। 1 - 0.8078। बेटा माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा? 0.1922। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है, सबका आंसर यही आया था, वेरी गुड। तो पार्ट 5 क्या था? एक्स इज ग्रेटर देन 97.32। तो z इज ग्रेटर देन 97.32 माइनस मीन विच इज 100 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन विच इज 225। z इज ग्रेटर देन, इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? -0.536। अब बेटा अगर ग्रेटर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? लेस देन पॉजिटिव होगा। 0.536 लेस देन में पॉजिटिव हो जाएगा, और लेस देन में होता है 5। तो इसमें आएगा 0.536। अब ये 3 डेसिमल में आ रहा है तो हम लोग ऐड भी कर रहे होंगे। 0.53 पे हमारे पास आ रहा है ये 7019, और इसी लाइन में 6 जब ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 20। 7019 प्लस 20 इज 7039। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.7039। आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, सबके आंसर यही आए। ठीक है। जिन जिन ने बेटा चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताए वो जरा देख लें कि उनका सही आया या नहीं आया। बाकी जिन सब ने आंसर बताया हुए उन सबके तो सही है, वेरी गुड। तो बेटा ये बेसिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें, ताकि थोड़ा एक स्टेप फिर हम लोग आगे जाएं।
अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा एक एक थोड़ी मुश्किल एग्जांपल देखते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है? 102 से लेकर 105.2 के बीच की प्रोबेबिलिटी। अब बेटा इस सवाल में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। बच्चे अगर इसको रीड करने जाएंगे तो रीड किस तरह करेंगे कि एक्स 102 से बड़ा है और 105.2 से छोटा है, और ग्रेटर देन 102 निकाल लेंगे और लेस देन 105.2 निकाल लेंगे, और बोलेंगे हमने सवाल सही सॉल्व कर लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको आपको बेल कर्व से समझाऊं, बीच में हमारा मीन आ रहा है 100। 102 जो है वो कहीं यहाँ होगा, और 105.2 कहीं यहाँ होगा। 100 क्या आ गया होगा? हमसे इसके बीच का एरिया मांगा भाई, मतलब मुझसे जो एरिया मांगा हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, मुझे ये निकालना है। अब बेटा ये वाला आंसर किस तरह आएगा? जब मैं 105.2 से लेस देन पूरा निकाल लूंगा और 102 से लेस देन निकाल लूंगा और दोनों को माइनस करूंगा आपस में, तो ये बीच का रीजन आएगा या नहीं आएगा? बात समझ रहे हो? कि जब भी इस तरह की रेंज आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उससे लेस देन निकालेंगे, फिर जो छोटी वैल्यू होगी उससे भी लेस देन निकालेंगे, और जब फिर दोनों को माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ रीजन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में हो क्या रहा होगा? पहले हम लोग निकालेंगे z इज लेस देन 105.2, और माइनस कर देंगे z इज लेस देन 102। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई? z इज लेस देन x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, माइनस z इज लेस देन x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो z इज लेस देन, बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है? 1.04 माइनस, ये आ रहा है 0.4। बेटा लेस देन में क्या होता है? लेस देन में डायरेक्ट आ जाता है फाइव। तो फाइव 1.04 माइनस फाइव 0.4, इन दोनों के अलग अलग हम लोग आंसर निकालेंगे जी टेबल से, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर लेंगे। 1.04, 1.0 और 4 हमारे पास ये रहा, तो ये क्या आ रहा है? 0.8508। ठीक है, और फिर इसको माइनस किससे करना है? 0.4। 0.4 का भी देख लेते हैं। 0.4 का ये रहा, 0.6554। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को फिर मैं आपस में माइनस कर लूंगा।
0.8508 माइनस 0.6554। बेटा माइनस करके आंसर बता दें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.1954। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? कि जब भी रेंज आएगी तो पहले बड़ी वैल्यू से लेस देन निकालेंगे, फिर छोटी वैल्यू से लेस देन निकालेंगे, और दोनों के आंसर को आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा बेसिक बायनोमियल हो गया, ओ सॉरी बेसिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो चुकी है।